नमस्कार और आज की इस खास चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम एक काफी सोचने पर मजबूर करने वाले लेख पर बात कर रहे हैं। शीर्षक है पूंजीवाद, जन नियंत्रण और प्रौढ़ का समाधान। ये लेख ना पूंजीवादी व्यवस्था, परिवार नियोजन की नीतियां और समाज पर उनका क्या असर हो सकता है, इसके बीच कुछ चौंकाने वाले कनेक्शन बनाता है। बिल्कुल। और देखिए, इस स्रोत का जो मूल तर्क है वो ये है कि पूंजीवादी ताकतें सीधे नहीं बल्कि सरकार की नीतियों के जरिए, खासकर ये जो कृत्रिम जन्म नियंत्रण कार्यक्रम है, उनको बढ़ावा देकर मध्यम वर्ग को, मतलब खासतौर पर जो सोचने समझने वाला बुद्धिजीवी वर्ग है, उसे कथित तौर पर कमजोर करने की कोशिश करती हैं। अच्छा। और लेख ये भी कहता है कि जो प्राकृतिक तरीके हैं, जैसे जीवन स्तर सुधारकर जनसंख्या को संतुलित करना, उनको जैसे अनदेखा सा किया जाता है। हाँ, और एक समाधान के तौर पर लेख प्रूथ मतलब प्रोग्रेसिव यूटिलाइजेशन थ्योरी, उसका एक मॉडल भी सामने रखता है। तो आज हमारा मकसद यही है कि इस लेख के जो मुख्य तर्क हैं, जो सबूत दिए गए हैं, जैसे NFHS 5, WHO, ICMR के आंकड़े, ADR, ऑक्सफैम रिपोर्ट्स और ये जो प्रूथ मॉडल है, इनको हम निष्पक्ष रूप से समझें। तो चलिए इस जरा जटिल से विषय की परतों को खोलते हैं। तो पहला दावा जो लेख करता है वो ये कि पूंजीपति सीधे तौर पर नहीं बल्कि सरकारों के माध्यम से वो कृत्रिम जन्म नियंत्रण को प्रोत्साहित करते हैं। हाँ, और निशाना लेख के मुताबिक मध्यम वर्गीय बुद्धिजीवी हैं, क्योंकि शायद ये माना जाता है कि यही वो वर्ग है जो शोषण के खिलाफ ज्यादा आवाज उठा सकता है। जी। पर यहाँ एक दिलचस्प बात है, क्योंकि NFHS 5 यानी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5, उसके आंकड़े क्या दिखाते हैं? वो दिखाते हैं कि ज्यादा आमदनी वाले, जिनकी प्रजनन दर 1.7 है, और ज्यादा पढ़े लिखे लोग, उनकी भी 1.7 है, उनमें बच्चे पैदा करने की दर तो पहले से ही कम है। हाँ, हम आमदनी या अशिक्षित लोगों की तुलना में काफी कम है। बिल्कुल। तो फिर स्रोत के अनुसार इन कृत्रिम तरीकों पर इतना जोर क्यों दिया जा रहा है? ये वाकई किसी सोची समझी रणनीति की तरफ इशारा करता है, जैसा लेख कह रहा है। और यहीं पर आप देखिए, स्रोत उन कृत्रिम तरीकों के कथित दुष्प्रभावों का जिक्र करता है। WHO और ICMR के आंकड़ों का हवाला देते हुए लेख कहता है कि हार्मोनल गोलियों से करीब 30% महिलाओं में हार्मोनल असंतुलन हो सकता है, 15% में डिप्रेशन या चिंता, और 10% से ज्यादा में बांझपन का खतरा भी हो सकता है। ओह। तो लेख का तर्क ये बनता है कि ये स्थिति समाज को एक तरह से कमजोर बनाकर कथित तौर पर पूंजीपतियों के हित में काम करती है। लेकिन दूसरी तरफ लेखक नेचुरल, स्वाभाविक समाधान की भी तो बात करता है। जी बिल्कुल। वो है जीवन स्तर को बेहतर बनाना, मतलब अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, आर्थिक स्थिरता। इनसे प्रजनन दर अपने आप कम होती है, ये देखा गया है। तो स्रोत का सवाल यही है कि भाई अगर विकास से प्राकृतिक संतुलन आ सकता है, तो फिर ये कृत्रिम तरीकों से दखल क्यों दिया जा रहा है? हाँ, और यही विरोधाभास है जो ध्यान खींचता है। स्रोत के नजरिए से देखें तो अगर विकास अपने आप में कारगर है, तो फिर कृत्रिम साधनों पर इतना फोकस क्यों? लेख इससे कहीं ना कहीं नियंत्रण बनाए रखने की एक कोशिश से जोड़ता है। इसके बाद लेख एक और अहम मुद्दे पर आता है, लोकतंत्र में पूंजीपतियों का कथित प्रभाव। ADR यानी एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के आंकड़ों का जिक्र है। हाँ, जैसे 2019 के चुनाव में करीब 60,000 करोड़ रुपए खर्च हुए। राष्ट्रीय पार्टियों की 76% आय अज्ञात स्रोतों से आई, और एक पार्टी को इलेक्टोरल बॉन्ड से 6,500 करोड़ से ज्यादा मिले। ये आंकड़े ये क्या दिखाते हैं? लेख का आरोप है कि जब चुनावी फंडिंग इतनी ज्यादा हो और उसका स्रोत इतना अपारदर्शी हो, तो नीतियां जनता के बजाय कॉरपोरेट हितों की तरफ झुक सकती हैं। ये आंकड़े चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता के महत्व पर तो जरूर सोचने को मजबूर करते हैं। बिल्कुल। और इसका नतीजा क्या दिखता है? भारी असमानता। ऑक्सफैम की 2023 की रिपोर्ट का हवाला है कि भारत के टॉप 1% लोगों के पास देश की 40% से ज्यादा संपत्ति है, जबकि नीचे के 50% लोगों के पास सिर्फ 3%। 3%। बाप रे। जी। और कोविड महामारी के दौरान भी अमीरों की संपत्ति बढ़ने की बात कही गई। तो लेख इन सभी चीजों को एक साथ जोड़कर एक बड़ी तस्वीर पेश करने की कोशिश करता है। तो मतलब एक तरफ ये कथित कॉर्पोरेट प्रभाव, दूसरी तरफ बढ़ती असमानता। इसी पृष्ठभूमि में लेख एक वैकल्पिक रास्ता सुझाता है, प्राउट मॉडल। ये क्या है असल में? प्राउट यानी प्रोग्रेसिव यूटिलाइजेशन थ्योरी। लेख इसे पूंजीवाद का जो केंद्रीकृत और शोषणकारी माना जाने वाला मॉडल है, उसके एक प्रगतिशील विकल्प के तौर पर सामने रखता है। अच्छा।
इसके मुख्य सिद्धांत क्या है? इसके कुछ मुख्य सिद्धांत हैं। पहला, विकेंद्रीकृत अर्थव्यवस्था, मतलब स्थानीय संसाधनों का इस्तेमाल स्थानीय लोग करें। इससे आत्मनिर्भरता बढ़ेगी, लोकल लेवल पर रोजगार पैदा होंगे और लोगों की खरीदने की क्षमता, मतलब परचेजिंग पावर, वो बढ़ेगी। ये विचार सीधा सीधा उस केंद्रीयकृत पूंजीवादी नियंत्रण के मुद्दे को चुनौती देता है जिसका जिक्र लेख में है। ये तो काफी बड़ा बदलाव है सोचने के तरीके में। और क्या है इसमें खास? दूसरा अहम बिंदु है कृषि को उद्योग का दर्जा देना। अब भारत जैसे देश के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, 50% से ज्यादा आबादी खेती से जुड़ी है। हाँ, बिल्कुल। पर जीडीपी में उनका योगदान 18% से भी कम है। तो प्राउड कहता है कि इससे किसानों को बेहतर दाम मिलेंगे, बेहतर तकनीक आएगी, फूड प्रोसेसिंग जैसे उद्योग बढ़ेंगे। मतलब ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। जी बिल्कुल, और बाहरी कॉरपोरेट हस्तक्षेप भी शायद कम हो सकेगा। इसका जिक्र लेख एनसीआरबी के आंकड़ों के साथ किसान आत्महत्याओं के संदर्भ में भी करता है। अच्छा, और जन्म नियंत्रण के मुद्दे पर प्राउड का क्या नजरिया है? प्रोत्साहित कृत्रिम तरीकों के बजाय स्वाभाविक संतुलन पर जोर देता है। यानी जीवन स्तर सुधार कर बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक सुरक्षा के जरिए प्रजनन दर को प्राकृतिक रूप से संतुलित करना। मतलब जरूरत ही ना पड़े शायद। हाँ, लेख का तर्क यही है कि अगर संसाधनों का सही और समान बंटवारा हो तो शायद जनसंख्या नियंत्रण की इस तरह से जरूरत ही महसूस ना हो। ठीक है, तो यहाँ पर यह साफ करना बहुत जरूरी है कि हम सिर्फ स्रोत लेख में जो तर्क, जो आंकड़े और जो दृष्टिकोण पेश किए गए हैं उन्हीं पर चर्चा कर रहे हैं। जी, हमारा मकसद इन विचारों को श्रोताओं के सामने रखना और उन्हें समझना है, ना कि उनका समर्थन या विरोध करना। ये एक जटिल विषय है और इस पर कई अलग अलग राय हो सकती हैं। बिल्कुल। ये लेख एक विशिष्ट नजरिया पेश करता है जिसे समझना महत्वपूर्ण है, भले ही हम उससे सहमत हों या ना हों। तो संक्षेप में अगर देखें तो इस लेख ने पूंजीवाद, जन्म नियंत्रण नीतियों और कॉरपोरेट प्रभाव के बीच कुछ कथित संबंधों पर गंभीर सवाल उठाए हैं। हाँ, और असमानता के काफी चिंताजनक आंकड़े भी सामने रखे हैं। इसके समाधान के तौर पर प्राउड मॉडल का प्रस्ताव है, जो विकेंद्रीकरण, कृषि को ताकत देने और प्राकृतिक विकास पर जोर देता है। हाँ, तो हमने स्रोत के तर्कों और एक वैकल्पिक दृष्टिकोण दोनों की पड़ताल की है। और ये पूरी चर्चा ना एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल पर सोचने को मजबूर करती है। जैसा कि प्राउड सुझाता है, अगर आर्थिक विकास को पूरी तरह से स्थानीय स्तर पर केंद्रित कर दिया जाए, मतलब स्थानीय संसाधन, स्थानीय जरूरतें, इनके आसपास, तो भारत जैसे विशाल और इतनी विविधता वाले समाज में शक्ति का संतुलन, लोगों का कल्याण और आत्मनिर्भरता, ये सब वास्तव में कैसे बदल सकता है? इस पर विचार करना वाकई दिलचस्प है।